प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस मुश्किल वक्त में सही रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बेटे, आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप अपना होमवर्क करें, टाइम पर करें। आपके टीचर्स जो आपको वर्क दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से कर उनका फीडबैक टीचर के पास वापस भेजिए। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके टीचर्स जो आपको समझा रहे हैं, आपको जो उपदेश दे रहे हैं, वो आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं। ये टीचर्स आपका बुरा नहीं चाहते। टीचर जब भी आपको धमकाता है तो उसमें टीचर का प्रेम, स्नेह उसमें बना रहता है। टीचर्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो स्टूडेंट कैसा भी क्यों न हो। एक बुरे स्टूडेंट को टीचर अच्छाई की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है, उसको वो बहुत आगे तक पहुंचा देता है, उसको वो समाज के अंदर बहुत अच्छा ऊंचा स्थान दिला देता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसके माध्यम से कि टीचर सबका भला कैसे चाहता है। चाहे वो आपको बार बार आपको शिक्षाएं दे रहा है, आपको उपदेश दे रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को मानते नहीं है, उनके द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उनका फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी टीचर उनका भला चाहता है, वो उसको बार बार समझाता है कि बेटे घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं। टीचर्स में इसका अपना खुद का भला नहीं है, वो आपका भला चाहते हैं। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि एक बार गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे, उनके शिष्य उनके साथ थे। तो जैसे ही दिन गुजरा, रात हुई, वो रात के समय विश्राम करने के लिए गांव में ठहरना चाहते थे, लेकिन उस गांव वालों ने गुरु नानक देव को और उनके शिष्यों को ठहरने नहीं दिया और उनको दुत्कारा, वहां से उनको भगा दिया। लेकिन गुरु जाते जाते उनको कहकर क्या उनको आशीर्वाद दिया कि आप बसे रहो, आपका भला हो, ये कहकर वो वहां से चल दिए। रातों रात वो चलते रहे। दूसरा दिन गुजर गया। आगे बहुत ज्यादा कोसों मील चलकर, बहुत सैकड़ों मील चलकर वो दूसरे गांव पहुंचे। उन गांव वालों ने उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया, उनका बहुत सम्मान किया। सुबह जब वो गुरु नानक जी और उनके शिष्य उठकर चलने लगे तो गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों से कहा कि आप उजड़ जाओ। ये कहकर गुरु नानक देव और उनके शिष्य वहां से चल दिए। अब शिष्यों को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने आपको दुत्कारा, आपका अपमान किया, उनको तो आपने कह दिया कि आप बसे रहो, और जिन लोगों को आपने बहुत अच्छा, जिन लोगों ने आपका सत्कार किया, आदर सत्कार किया, आपका सम्मान किया, बहुत ज़्यादा आपको प्रेम स्नेह दिया, उन लोगों को कहा कि उजड़ जाओ। अब शिष्य बड़े असमंजस में थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा कि गुरुदेव ऐसा आपने क्यों कहा? तो गुरु नानक देव जी ने बताया कि जिन लोगों ने हमारा अपमान किया है, यदि वो लोग एक जगह बसे रहेंगे तो दूसरे लोगों के अंदर बुराइयां नहीं फैलाएंगे, और वे लोग वहीं बसे रहेंगे, उनकी बुराइयां उनके पास ही रहेगी। लेकिन जो दूसरे गांव के लोग थे जिन्होंने उनका आदर सत्कार किया था, उनको गुरुजी ने कहा था कि आप उजड़ जाओ। ये लोग कहीं भी उजड़ कर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये अच्छी बातों का प्रचार करेंगे। वो कहीं भी चले जाए विश्व के अंदर, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अच्छी बातों को फैलाएंगे। इस तरह से गुरुजी के कहे हुए उन वचनों से आपको पता लगना चाहिए कि कोई भी जो अध्यापक है, गुरु है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। जो उनका आदर सत्कार नहीं किया था तब भी उनको बसने के लिए उनको वरदान आशीर्वाद दिया, और जो उजड़ गए उनको क्यों किया? ताकि वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, वो सभी को अच्छी बातों का ज्ञान देंगे। तो आपके जो गुरु है, आपके जो शिक्षक है, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे, चाहे वो आप कैसे भी स्टूडेंट है, चाहे आप कम पढ़ते हो चाहे अच्छा पढ़ते हो,
टीचर्स के लिए सभी स्टूडेंट एक जैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, ये जो शिक्षाएं आपको दी जा रही है, उनका आप फॉलो करेंगे और आगे से ध्यान रखें कि जो गुरुजन, जो आपके शिक्षक आपको बता रहे हैं, उनका आप अच्छी तरह से फॉलो करें और पढ़ाई पर विशेष फोकस रखें। धन्यवाद। अब आगे मैं आपके लेसन की तरफ चलता हूं। आपका जो लेसन चल रहा था वो रीजनल एस्पिरेशन चल रहा था, क्षेत्रीय एस्पिरेशन, आकांक्षाएं चल रही थी। तो ये कल हमने आपको बताया था कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है। ये अपने औद्योगिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र को स्वायत्त पावर प्राप्त करने के लिए, अपना विकास करने के लिए इनकी आकांक्षाएं होती है। और ये एकदम सेंटर, जो शक्तियां केंद्रीकृत होती है, उनके एकदम विपरीत होती है। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में हमने आपको बताया। उसके आगे कड़ी के अंदर हम आज आपको बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसकी आकांक्षाएं क्या थी। कल भी मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर न तो भारत में विलय चाहती थी, न पाकिस्तान, वो स्वायत्त रहना चाहती थी, वो अपने क्षेत्र का विकास स्वयं करना चाहती थी। तो आज हम उसके बारे में बता रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा कैसे बना। ये इसकी अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पीछे रखते हुए उन्होंने ऐसा क्या किया, उसी के बारे में हम जम्मू कश्मीर के बारे में आज बताना जा रहे हैं। तो बिफोर 1947, 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर वाज अंडर ए हिंदू रूलर हरी सिंह। 1947 से पहले, मतलब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक हिंदू शासक हरी सिंह के कंट्रोल में था। ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वह एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट जम्मू कश्मीर को बनाए रखना चाहता था। बट ड्यू टू द अटैक ऑफ पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिटेंट, लेकिन क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान के जो आदिवासी मिलिटेंट थे उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह टुक इंडियाज हेल्प टू फाइट देम। राजा हरि सिंह ने भारत से उनसे लड़ने के लिए सहायता मांगी। इंडिया वॉन द बैटल, इंडिया उस युद्ध में जीत गया। एंड एग्रीमेंट वाज साइन, और एक एग्रीमेंट हुआ, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए बिटवीन द किंग एंड द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार और राजा हरि सिंह के बीच में एक सहमति पत्र पर सहमत हुए, एक एग्रीमेंट पर सहमत हुए। उन्होंने हस्ताक्षर किया किस पर? टू इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया जाएगा। किस शर्त पर इंडिया ने उसकी सहायता की थी? कि जम्मू कश्मीर को वो भारत में विलय करेंगे। इस कारण से जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायलियों के द्वारा पाकिस्तान पर जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण का मुकाबला भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन मिलिटेंटों को हरा दिया और इस तरह से राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। तो ये कहानी थी जम्मू कश्मीर किस तरह से भारत का अंग बना। ये क्षेत्रीय रीजनल एस्पिरेशन में ही आता है। दूसरी जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया और इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज एन आर्मी एक्शन। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है ये एक सैनिक कार्रवाई है, क्या है ये? एक आर्मी एक्शन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा की गई एक कार्रवाई का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार अगेंस्ट मिलिटेंट्स, किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ की गई एक सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार है। क्या हुआ था इसमें? इन जून 1984 some militant made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in अमृतसर। क्या हुआ था? आतंकवादियों ने जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर के अंदर, उसको अपना मुख्यालय बना दिया था। आतंकवादियों ने गोल्डन टेम्पल को अपना मुख्यालय बना दिया था और उस गोल्डन टेम्पल को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया और उस अभियान का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार इन अमृतसर एंड टर्न इनटू एन आर्म फोर्ट्रेस। और जो गोल्डन टेम्पल था भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और इसको एक सैनिक किले के रूप में परिवर्तित कर दिया। टेम्पल आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार was the code name for the army action। जिस तरह से भारतीय सेना ने
स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए जो गतिविधि की थी, जो अभियान चलाया था सेना ने, उसका कोड नाम, गुप्त नाम क्या रखा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा था। दिस ऑपरेशन वाज ऑर्डर बाय था। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और ये ऑर्डर, ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। उस समय वो भारत की प्रधानमंत्री थी। लेकिन इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने, जो उसके बॉडीगार्ड थे केहर सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने ही, उसके अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इस कारण से भारत के अंदर बहुत ज्यादा सिख आंदोलन शुरू हो गए थे, सिख विद्रोह शुरू यहां पर हो गए थे, बहुत ज्यादा सिखों को यहां पर मारा गया था। ये 1984 की घटना है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है। इसके आगे हम आपको आसू के बारे में बताएंगे कि आसू क्या है। आसू एक असम छात्र संगठन है, उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। हम अब आसू के बारे में बताएंगे कि आसू क्या है। ये भी एक क्षेत्रीय आकांक्षा थी। ये असम के अंदर ये पैदा हुई थी। ये क्यों पैदा हुई थी? असम के लोगों की क्या आकांक्षाएं थी, वो क्यों अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसका रीजन क्या है? आसू का पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इसका शॉर्ट नेम हो गया आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ये क्या था? ये एक छात्र संगठन था। ये क्यों बनाया गया था कि आसाम के अंदर जितने भी आप्रवासी बंगाली या दूसरे प्रदेशों से जो लोग आसाम में आकर बस रहे थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। वे लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर रहे थे। और इन आसाम स्टूडेंट यूनियन क्या चाहती, उसकी मांग क्या थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग आसाम के अंदर आए हैं, उन लोगों को आसाम से दूर किया जाए। क्योंकि यदि वो लोग आसाम में रहेंगे तो ये लोग हो सकता है कि माइनॉरिटी में आ जाए, और दूसरे प्रदेशों के जो लोग वहां आकर बसेंगे तो वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस कारण से आसाम यूनियन, जो स्टूडेंट यूनियन बनी थी, उनकी डिमांड क्या थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग हम आसाम के अंदर आए हैं, उनको आसाम से बाहर कर दिया जाए। और पूरे आसाम के लोगों ने इस जो ये संगठन था, ये जो आंदोलन था, इसका समर्थन किया था। तो अब हम आसू के बारे में बता रहे हैं। आसू क्या है? तो आसू आज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन आसाम। आसू आसाम के अंदर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र संगठन था। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा समर्थित नहीं था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया। इट वाज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्वतंत्र संगठन था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में, प्रेशर में काम नहीं कर रहा था। ये स्वतंत्र रूप से काम करने वाला संगठन था। एंड डिड नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। देयर मेन डिमांड वाज टू डिपोर्ट द फॉरेनर्स। इसकी मुख्य मांग क्या थी? जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स का मतलब जो लोग बाहरी राज्यों से आए हैं, उनको वो डिपोर्ट करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। हु माइग्रेटेड इनटू आसाम, जो आसाम के अंदर जो लोग दूसरे प्रदेशों से आए, उनको डिपोर्ट करना चाहते थे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बांग्लादेश वार, बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले और बाद में जितने भी लोग आसाम में आ रहे थे, उन सबको वो बाहर निकालना चाहते थे। देयर फियर वाज, उनको डर क्या था? देयर फियर वाज दैट they would reduce the indigenous Assamese into a minority। उसका क्या था? उनको डर था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडिजिनियस आसामीज है, जो वहां के मूल निवासी, आसाम के जो मूल निवासी है, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाहरी लोग वहां पर ज्यादा आकर बस जाएंगे। इस कारण से इन सभी लोगों को, जो फॉरेनर्स थे, जो माइग्रेट्स करके दूसरे प्रदेशों से आए थे, उन सबको वो यहाँ से बाहर भगाना चाहते थे। इसलिए आसू का निर्माण किया गया। ये उनकी क्षेत्रीय आकांक्षा थी, रीजनल एस्पिरेशन थी। इसी लेसन का, इसी कारण से इस लेसन का नाम रीजनल एस्पिरेशन है कि किसी क्षेत्र के अंदर कोई जो संगठन बनाया जाता है, वो अपने भौगोलिक, औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास करने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से ये रीजनल एस्पिरेशन है। आगे आपको मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में हम आपको बताएंगे, और दूसरे जो रीजनल एस्पिरेशन है और पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम और नागालैंड, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।